साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अस्थायी अध्यक्ष मिल गया है और बहुत ही जल्द टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने वाली हैं। उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी की हों। साथ ही बीपीएससी की टीआरई 4 परीक्षा भी दिसंबर में प्रस्तावित है। तो जो भी साथी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, आप अवगत हैं कि हिंदी विषय के लिए हम पूरी पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध कराते हैं। तो ज़रूरत है कि अब अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए। साथियों आज की वीडियो में हम टीजीटी 2005 के हिंदी के पेपर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि 2005 के इतने पुराने पेपर पर चर्चा क्यों? तो जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो भी तैयारी करने वाले साथी हैं, ये जानते हैं कि यूपी टीजीटी की परीक्षा में अगर आपके पिछले वर्ष के जो सारे प्रश्न पत्र हैं टीजीटी, पीजीटी के, उसको आपने तैयार कर लिया है तो आप जान लीजिए आपने एक बड़ा युद्ध जीत लिया है। उसका कारण है कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है कि इस परीक्षा की औकात क्या है। तीसरी बात यह है कि प्रश्नों के सही विकल्पों को जानने के साथ उनके गलत विकल्प जो हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं, क्योंकि संभव है अगली बार वो परीक्षा में पूछे जाएं। तो ये है पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके लिए। तो साथियों आज के पेपर में ये टीजीटी 2005 का हिंदी का पेपर है। इसमें 125 प्रश्न हैं, लेकिन आपको आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि 125 प्रश्न तो कहने को है लेकिन कम से कम 500 प्रश्नों का आपका अभ्यास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और टीजीटी 2005 के हिंदी के 125 प्रश्नों को तेज़ी से देखते हैं। कोशिश होगी कि सभी प्रश्नों की पूरी व्याख्या की जाए। एक आग्रह, जो भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको नियमित रूप से टीजीटी, पीजीटी के लिए अध्ययन सामग्री चैनल पर परीक्षा होने तक मिलती रहेगी। हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, कंटेंट देंगे और बहुत सी सामग्री चैनल पर पड़ी है, आप विजिट करेंगे तो आपको प्रामाणिक सामग्री मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं साथियों आज के वीडियो का, आज के पेपर का पहला प्रश्न। ये आज के पेपर का पहला प्रश्न है साथियों, 9-2-11 होना, 9-2-11 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना और साथ साथ रहना। तो इसको तो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बहुत ही सरल मुहावरा है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भाग जाना। ठीक साथियों, 9-2-11 होना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है भाग जाना। जैसे राम सोहन को मारकर 9-2-11 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है गीतिका के रचनाकार का क्या नाम है? तो साथियों गीतिका के रचनाकार, सही उत्तर है विकल्प 3 इसमें, निराला जी। गीतिका, परिमल, अनामिका आदि निराला जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यहाँ सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, दूसरी परंपरा की खोज। ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। साथियों डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य चेतना को व्यापक जनजीवन से संबंध देखना चाहते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने आधुनिक एवं प्राचीन हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, ये सब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ये सभी जिनका मैंने नाम लिया ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 4 साथियों। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतीतत्व, दुष्कर्मत्व, क्लिष्टत्व। तो इसमें सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 1, अधिक पदत्व। इसमें आप देखिए कि सुंदर शब्द की एक तो बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना, मानो तुम सबसे सुंदरतम,
ठीक है ना। तो देखिए, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें सुंदर शब्द कई बार आवृत्त होने से इसमें अधिक पदत्व दोष आ गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहु निरामिष हो न कागा, ओछे की प्रीत बालू की प्रीत। बहुत सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण बहुत चर्चित रचना है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन और वीरेंद्र मिश्र। 4 विकल्प दिए हैं, तो साथियों इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की बहुत चर्चित रचना है। इनकी जो परीक्षा के दृष्टि और महत्वपूर्ण रचनाएं, खाड़ी के फूल, राग और अंगारे, बुद्ध और नाच, ये सब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, वयम रक्षामः है निबंध संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाटक, उपन्यास। तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत कई बार परीक्षाओं में वयम रक्षामः पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, वयम रक्षामः जो है यह उपन्यास है। वयम रक्षामः क्या है? उपन्यास है। यह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास ऐतिहासिक है साथियों। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के 3 बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं और तीनों परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। पहला वैशाली की नगर बधू, ये 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा सोमनाथ 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा वयम रक्षामः 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही हमने वयम रक्षामः को पढ़ा है, बहुत अच्छा उपन्यास है, आपको भी अवसर मिले तो पढ़िए जरूर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, फाणी नखन 100 आंतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पर हरसि प्रेत गण नारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा, बहुत सरल प्रश्न है ये, जुगुप्सा। क्या होगा सही उत्तर इसका? जुगुप्सा। साथियों घृणा उत्पन्न करने वाले जो दृश्य हैं, अमांगलिक, अश्लील, गंदे दृश्य, जिनके देखने से आपको घृणा हो, जो बहुत अश्लील हों, जो बहुत अमांगलिक दृश्य हों, उनके चित्रण से विभत्स रस उत्पन्न होता है। और आप जानते हैं विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, यानी घृणा। जुगुप्सा इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, अजयो तरोना ही रहो श्रुत सेवक इक रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष रूपक उपमा उत्प्रेक्षा। सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 1, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के 2 या 2 से अधिक जब अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। अजय तरुणा ही रहो श्रुत सेवक इक रंग, यह बिहारी के दोहे का एक अंश है और इसमें श्लेष अलंकार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 साथियों, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो इसका सही उत्तर, बहुत सरल प्रश्न है, तो परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं। साथियों यह जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है यह लुप्तप्राय सा है। यह प्रकाश में तब आया जब 20वीं शताब्दी में कश्मीर के बहुत प्रसिद्ध विद्वान अभिनव गुप्त के द्वारा जो नाट्यशास्त्र की एक टीका लिखी गई है अभिनव भारती, तो उसकी एक प्रति जब मिली तब यह चर्चा में बहुत प्रकाश में आया। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि हैं। सही उत्तर इसका विकल्प 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लूलाल, सदाशिव राय, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, सदल मिश्र। भारतेंदु जी के पूर्व जो हिंदी के खड़ी बोली के 4 प्रमुख नायक माने जाते हैं
वहाँ यहाँ देखिए उनके चारों लोगों के नाम दिए गए हैं, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र। और इन चारों लोगों की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं, मुंशी सदा सुखलाल की प्रसिद्ध रचना है सुख सागर, और इंसाल्लाह खां की रचना रानी केत की कहानी, जिसको आप उदयवान चरित भी कहते हैं। लल्लू लाल जी का प्रेम सागर बहुत प्रसिद्ध है, और सदल मिश्र की नाचकेतोपाख्यान ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, उज्ज्वल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य और डायरी। तो यह किस विधा की रचना है साथियों? यह यात्रा साहित्य है। ये किस विधा की रचना है? ये यात्रा साहित्य है। और इस पर आपको बताएं कि ये अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। और अज्ञेय जी ने 2 यात्रा साहित्य लिखे हैं। अरे यायावर रहेगा याद, ये 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और एक बूंद सहसा उछली जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो सही उत्तर इसका यह है यात्रा साहित्य। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 15। संख्या 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मंटो मेरा दुश्मन। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। मंटो मेरा दुश्मन ये इनकी रचना नहीं है। मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? ये मंटो मेरा दुश्मन साथियों उपेंद्रनाथ अस्क जी की रचना है। किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क जी की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 में साथियों ये मिलान वाला प्रश्न है, मैचिंग वाला। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, और ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा क्या है? ये जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार जो है ये रेखा चित्र है। तो इसमें आप देखिए सही विकल्प क्या बन रहा है, इसका कूट से बन रहा है सही विकल्प आपका 2। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ये बच्चन जी की आत्मकथा आप जानते हैं 4 भागों में है। क्या भूलूं कै या क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये 4 शीर्षक से प्रकाशित है 4 खंडों में। और आवारा मसीहा शरदचंद्र जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ये जो आवारा मसीहा जीवनी है शरदचंद्र जी की, साथियों यहाँ यह महत्वपूर्ण जान लीजिए कि ये 3 भागों में है। पहला भाग दिशाहारा, दूसरा भाग दिशा की खोज, और तीसरा भाग है दिशांत। मतलब ये जो जीवनी है ये 3 खंड में विभक्त है। एक ही पुस्तक को 3 खंड, उसमें 3 जिसको कहेंगे कि आप 3 पर्व या 3 अध्याय में विभक्त है। कौन कौन से? दिशाहारा, दिशा की खोज तथा दिशांत। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको नोट कर लीजिए। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। साथियों इसमें रूस के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिवेश का विश्लेषण डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, पल्लव। तो बहुत सरल है प्रश्न, ये सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 4। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पल्लव। पल्लव महाकाव्य नहीं है। कामायनी आप जान रहे हैं कि प्रसाद जी का बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रियप्रवास हरिओत जी द्वारा रचित महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य है। और पल्लव महाकाव्य नहीं है। पल्लव किसकी रचना है? ये प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 आपका केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी से भी प्रश्न प्रायः बनते हैं परीक्षाओं में। इनकी रचनाएं बहुत जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम सुन लीजिए। युग की गंगा,
नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अन्मितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो सरल प्रश्न है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें साथियों सही नहीं है विकल्प संख्या 3, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। बाकी तीनों सही हैं। साथियों, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है, इसकी प्रथम जो उपलब्ध टीका है वो अभिनव गुप्त जी द्वारा रचित अभिनव भारती है। साथियों, इस ग्रंथ से ये पता चलता है कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच रस को सर्वप्रधान सिद्धांत मानकर रस सूत्र की व्याख्या की जो 4 प्रमुख कोशिश हुई थी, 4 प्रमुख प्रयास हुई थी, वो चारों हैं। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, जो ये मीमांसा दर्शन के आलोक में लिखा गया था। शंकुक का अनुमितिवाद, ये न्याय दर्शन के आलोक में लिखा गया। भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के आलोक में, और भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन के आलोक में, ये जो है, और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो यह चारों महत्वपूर्ण जो प्रयास हुए थे, ये भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक का भुक्तिवाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। यह भी मैचिंग का प्रश्न है साथियों। कह रहा है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो इसमें साथियों सब सही ही मैचिंग है, ये ध्यान दीजिए कि सही मैचिंग इसमें। शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं, अद्वैत जो है शंकराचार्य जी का ये दर्शन है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं, और द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो इसमें देखिए क्या सही उत्तर बनेगा आपका। इसमें आबासादा करेंगे तो इसमें सही उत्तर बनेगा विकल्प आपका 3, क्योंकि आ 1 बा 2 सा 3 दा 4। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी, अहमदिया। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, तसव्वुफ। ठीक है ना, तसव्वुफ या सूफीवाद इस्लाम के धार्मिक जीवन की वो अवस्था है जिसमें बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है। साथियों, ये इस्लामी रहस्यवाद का बोधक है तशव्वुफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो इसमें शुरुआती तीनों कथन सही हैं। ये जो चौथा कथन है केशव के बारे में, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं, तो यह गलत है। केशव रीतिमुक्त नहीं, केशव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। ठीक है साथियों, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण के स्वरूप काव्य की रचना की है। जो रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, वो लक्षण उदाहरण की पद्धति को प्रकट रूप में तो नहीं अपनाए हैं, किंतु रचना करते समय उसका उन्होंने ध्यान दिया है। रीति मुक्त धारा के जो कवि हैं, उन्होंने लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाई है और ना ही उसका ध्यान रखा है। ठीक है, और रीतिमुक्त धारा के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनमें कौन है? घनानंद जी हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, बहुत पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उदंत मार्तंड। इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था कैसे? साथियों, ये साप्ताहिक प्रकाशित होता है था। सही उत्तर इसका विकल्प 2 है। ठीक है, यह लाला जुगल किशोर के द्वारा कहाँ से प्रकाशित होता था?
कोलकाता से प्रकाशित होता था। ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत और कृत्तिवास रामायण। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण साथियों बांग्ला में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? बांग्ला में लिखा गया है। इसके लेखक हैं कृत्तिवास और राम की शक्ति पूजा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कृत्तिवास रामायण का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। तो सरल प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। साथियों मुक्तिबोध जो हैं ये तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक यानी जो पहला सप्तक प्रकाशित हुआ था, जिसको आप तार सप्तक कहते हैं, 1943 में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक में अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, ये लोग तार सप्तक में थे। ठीक है, और दूसरा सप्तक में आपका भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धनवीर भारती, ये लोग थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है निम्नांकित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, भारत भारती, रसज्ञ रंजन। 4 विकल्प दिए हैं। इसका सही उत्तर है, प्रश्न सरल है, ये रसज्ञ रंजन। वैदेही वनवास, पथिक और भारत भारती ये जो है काव्य रचनाएं हैं। लेकिन रसज्ञ रंजन क्या है? रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? सरस्वती, कविवचन सुधा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सुकवि। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 2, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा सन 1868 ईस्वी में काशी से भारतेंदु जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। यह शुरुआत में मासिक, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह मासिक भी प्रकाशित हुई, ये पाक्षिक भी प्रकाशित हुई और उसके बाद में ये साप्ताहिक भी प्रकाशित हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? भट्ट केदार, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर कवि। तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 है आपका। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। भट्ट केदार जी की बहुत प्रसिद्ध, बहुत चर्चित रचना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने जयचंद की प्रशंसा की थी भट्ट केदार ने। तो भट्ट केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। नरपत नाल की रचना क्या है? बहुत प्रसिद्ध, विसल देव रासो। नल्ल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। और मधुकर कवि की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है संतन को कह सीकरी सो काम। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उम्मीद है आप लोगों की निगाह के सामने से गुजरा होगा। ये संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये अभिकथन किसका है? संत कबीरदास, संत रैदास, कुंभनदास, मलुकदास। तो यह किसका कथन है? ये कुंभनदास जी का कथन है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। साथियों यह वास्तव में एक विचारधारा थी कुंभनदास जी की कि राजाश्रय के प्रति इन लोगों में एक असंतोष या घृणा आप कह सकते हैं थी, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि संतन को कसी करी सो काम। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, संवत 1630। गोस्वामी जी ने इसकी रचना के संदर्भ में खुद कहा है कि संवत 1631 करो कथा धरि हरिपद सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो स्पष्ट है संवत 1631, सही उत्तर विकल्प संख्या 1।
पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशव, मतिराम, चिंतामणि, बिहारी। देखिए 4 लोगों को नाम दिया है। तो सही उत्तर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। चिंतामणि साथियों ये कानपुर के तिकवापुर के निवासी थे। भूषण, मतिराम और जटाशंकर ये इनके भाई थे। साहित्य जगत में त्रिपाठी बंधु के नाम से फेमस थे। चिंतामणि के जो 5 ग्रंथों की चर्चा मिलती है उसमें काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण ये हैं। 2 ही इसमें से उपलब्ध हैं, कविकुल कल्पतरु एवं पिंगल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 सूचीपत्र। बाकी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सुआगतम शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 33 देखिए, सुआगतम शब्द में कौन सी संधि है? साथियों सुआगतम शब्द में सही उत्तर है विकल्प इसका 4 आपका यण संधि है। यण संधि में जैसे आप जानते हैं, उ या ऊ के पश्चात उ या ऊ को छोड़कर कोई और असवर्ण स्वर हो तो उ या ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे सुधन आगतम का क्या हो गया? स्वागतम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34, जय पराजय में कौन सा समास है? बहुत चर्चित उदाहरण है जय सम पराजय। जय पराजय में कौन समास है? जय पराजय में है इसमें द्वंद्व समास। साथियों जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। वर्तनी देखिए, वर्तनी शुद्धि का कवियित्री, कवयित्री, कवियत्री, कवियित्री। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 2 कवियत्री। सही शब्द क्या है? कवयित्री, विकल्प 2। ध्यान से देख लीजिए, बहुत बार ये निगाह से गुजरा हुआ प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी में लोग गलतियां कर देते हैं, प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हल्के प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में गलत करके चले जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, बार बार मैं अपने प्रैक्टिस सेट में, बार बार अपनी क्लासेज में मैं ये कहता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, आपका पत्र से धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 श्री कृष्ण के अनेक नाम है। बाकी तीनों वाक्य गलत है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एकमात्र सहारा, एक ही सहारा। विकल्प संख्या 4 सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनने की बात कर रहा है। तो क्या है विकल्प? अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बाकी 3 क्या हैं? बाकी 3 मुहावरे हैं, ये लोकोक्ति है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? चारों विकल्प महत्वपूर्ण, चारों से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। तो सही उत्तर इसमें क्या है? सही उत्तर है इसमें विकल्प संख्या 4 कर्मभूमि भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। झूठा सच किसकी रचना है? झूठा सच यशपाल द्वारा की रचना है। तमस किसका है? भीष्म साहिनी का है। आधा गांव डॉक्टर राही मासूम रजा का उपन्यास है। ये तीनों उपन्यास भारत पाक विभाजन के पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। झूठा सच यशपाल, तमस भीष्म साहिनी, आधा गांव राही मासूम रजा। कर्मभूमि आप जानते हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना है ये, आचार्य शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। ठीक है ना, आप जानते होंगे शायद कि ये हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में है और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह महत्वपूर्ण है, यह
तथ्य ध्यान रखिएगा। यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है? नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। ठीक है, तो यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? ये है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन भैया ये 3 खंड में प्रकाशित हुई थी। ये 1951, 1952 तथा 1955 में क्रमशः प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन करिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। यह कथन अपेक्षाकृत ठीक नहीं है, बाकी तीनों बहुत ठोस कथन है। रीतिकाल में प्रकृति का प्रायः उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? जान कवि, आलम, रसखान, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सैयद इब्राहिम किसको कहा जाता था? रसखान जी को कहा जाता था। ठीक है, इनका रसखान जी का नाम है सैयद इब्राहिम। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, रसखान नाम से प्रसिद्ध थे। आपको ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बताएं कि ये स्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, इनकी जो 2 प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है, और सुजान रसखान। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 44। लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? आलम, द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर इसका साथियों विकल्प 3 घनानंद। घनानंद जी को कहा जाता था रस की साक्षात मूर्ति। ठीक है, ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकांड। उस समय के जो कवि लोग थे, जो प्रयत्न पूर्वक काव्य रचना करते थे, उनके बारे में इन्होंने कहा है कि लोग हैं लाग कवित्व बनावत, और मोहि तो मोरे कवित्व बनावत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 45। जूही की कली, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो सही उत्तर इसका विकल्प 3 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक थे। निराला जी जूही की कली को अपनी प्रथम रचना मानते हैं। इसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती के संपादक थे तो उनके पास प्रकाशित करने के लिए भेजा गया। तो उस समय द्विवेदी जी ने इसको बिना प्रकाशित किए ही निराला जी के पास वापस भेज दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46। चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री हैं? चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री कौन सी हैं? शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2 सुमन राजे। साथियों, चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1979 ईस्वी में। श्री राम वर्मा, राजकुमार, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश कुमार, सुमन राजे, स्वदेश भारती, ये लोग चौथा सप्तक में संकलित थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका बहुत चर्चित, बहुत सरल प्रश्न, जॉन गिलक्राइस्ट या जॉन गिलक्रिस्ट, जो भी आप सहूलियत से आपके दिमाग में रहे, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन क्रिस्ट जानते रहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की उन्होंने स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वह जो अंग्रेज पब्लिक सर्वेंट थे, लोक सेवक थे, उनको हिंदी की शिक्षा देना चाहते थे, इसके माध्यम से, फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी?
तो बहुत चर्चित है ये। साथियों सन 1900 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती का प्रकाशन आप जानते हो सन 1900 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ था। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती 1900 में ही सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के बारे में आप एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि ये शेक्सपियर का जो एक नाटक है टेम्पेस्ट, उसके आधार पर लिखी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। साथियों जो ये यूपीटीजीटी में संस्कृत के जितने भी साहित्य के प्रश्न हैं उनके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि चैनल पर एक वीडियो संस्कृत का जो ये पूरा पाठ्यक्रम है उसका एक छोटा सा वीडियो है जिसमें पूरे तथ्य संकलित हैं। अगर आप देख लेंगे तो मेरा दावा है उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार उसको आप देख लें, बहुत पसंद किया गया वीडियो है वो। उसको आप विजिट करेंगे तो मुझे लग रहा है उसको आपने देख लिया तो इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भारत द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 आपका वीर रस। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी, प्रसाद रीति। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? सही उत्तर इसमें है विकल्प संख्या 2 आपका वैदर्भी रीति। श्रीहर्ष जी की जो ये नैषधीय चरित्र रचना है साथियों, इसका एक जो महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जान लीजिए कि ये बृहत्त्रयी में है। ठीक है ना, और ये किस रीति में लिखी गई है? वैदर्भी रीति में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 51। अब देखिए इसी से जुड़ा अगला प्रश्न आ गया। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए विकल्प संख्या आपका 4 रघुवंशम जो है ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है। किरातार्जुनीयम आपका बृहत्त्रयी में है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? भारवी। माघ कृत शिशुपाल वध आपका बृहत्त्रयी में है और नैषधीय चरितम आपका बृहत्त्रयी में है। और रघुवंश किसकी रचना है साथियों? ये महाकवि कालिदास की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 52। इसमें भी मिलान करके आपको उत्तर देना है। कालिदास जी की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें देखिए मैच किया गया है। माघ का शिशुपाल वध है, दस कुमार चरित दंडी का है और भवभूति का उत्तर रामचरित है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये दूसरा विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 53। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। देखिए उज्ज्वल शब्द से, एक शब्द से दो प्रश्न साथियों इसी पेपर में बने हैं। उज्ज्वल की वर्तनी पूछी गई है और इसका संधि विच्छेद पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें इसका नियम क्या है कि जब अघोष व्यंजन के बाद ला और कुछ स्थितियों में जा आए तो अघोष व्यंजन भी ला जा में ढल जाता है। जैसे जगत धन जननी, जगत जननी, उत धन ज्वल उज्ज्वल, उत धन लंघन उल्लंघन। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 54। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। बहुत सरल प्रश्न, बहुत बार आप लोगों की निगाह के सामने से गुजरा होगा। इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1 द्विगु समास। ठीक है ना, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वो क्या है? आपका द्विगु समास है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका है पंचवटी का द्विगु समास। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 55 ये भी मिलान करने वाला है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। इसमें लकार को हिंदी में किस काल से जाना जाता है? तो सही उत्तर लट लकार का वर्तमान काल, और लोट लकार का आपका क्या है? या ज्ञार्थक है। और लंग लकार का
भूतकाल, और लिट लकार का भविष्यत काल। तो इस तरह से आपका सही उत्तर इसमें कौन सा होगा? विकल्प 4 होगा। बढ़िए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अब लव नसानी अब न नसइयों। क्या कह रहा है? अब लव नसानी अब न नसइयों। ये इस पद के रचयिता कौन है? ठीक है, सूरदास, कुम्भनदास, तुलसीदास, गोविंद स्वामी। तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और ये विनय पत्रिका गोस्वामी जी की जो है तुलसीदास जी की, उसका अंश है। अब लव नसानी अब न नसइयों। सही उत्तर है विकल्प 3 तुलसीदास जी। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। लिखिए तो कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्वर, अंशुमाली। तो इसमें सही उत्तर है साथियों भास्वर। दिनकर भी है, दिवाकर भी है, अंशुमाली भी, लेकिन भास्वर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंश, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम। तो संस्कृत से साथियों यहाँ देखिए बहुत ही मतलब क्या कहेंगे कि सरल और बहुत ही सीमित दायरे से प्रश्न पूछेंगे, बहुत गहराई में नहीं गए हैं ये लोग। तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे चैनल का वीडियो है उसको भी आप देख लेंगे तो आपको उससे बाहर कोई प्रश्न इसमें पूछा जाना नहीं है। आपका पूरा साहित्य का जो संस्कृत साहित्य का सेक्शन का प्रश्न है वो मिल जाएगा आपको। तो करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना का सही उत्तर क्या है इसमें? सही उत्तर इसमें साथियों विकल्प संख्या 2 उत्तर रामचरितम। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 59। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 आचार्य भामा। भामा का मानना है कि रूपक आदि अलंकार ही काव्य के शोभा विधायक धर्म हैं। जिस प्रकार रमणी का स्त्री का मुख सुंदर होने पर भी अलंकार विहीन होने से कांति युक्त नहीं लगता, उसी प्रकार रूपकादि अलंकार से विहीन काव्य सुंदर नहीं होता। नतकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह आचार्य भामा का कथन है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? सही उत्तर विकल्प संख्या 3 अनभिज्ञ। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दात, पक्षी, इनमें से सभी। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है साथियों? यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि ब्राह्मण, दांत और पक्षी ये माना जाता है इन दोनों को, इन तीनों का 2 बार, द्विज माने 2 बार जन्म लेने वाले। जैसे ब्राह्मण एक बार जन्म लेना, दूसरा ब्राह्मण का संस्कार होना। दांत, एक दूध के दांत, दूसरे फिर नए दांत निकलते हैं। इसी तरह से पक्षी क्या होता है? 2 बार जन्म लेता है, एक बार वो अंडा के रूप में जन्म लेता है, दूसरा फिर अंडा फूटता है वो बच्चे के रूप में। तो ये ब्राह्मण, दांत और पक्षी, इनको द्विज कहा जाता है और इनमें से सभी विकल्प सही हैं। देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। अकरोह रूप है, अकरोह रूप है किसका? सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 2 आपका क्रिधातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 63। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा? सही उत्तर विकल्प संख्या 1 मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 धनपाल। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। साथियों पुष्पदंत की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका आप नाम जान लीजिए। महापुराण, अड़य कुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु। स्वयंभू जी की जो रचनाएं हैं पौम चर्यु, ऋक्षणेमि चर्यु तथा स्वयंभू छंद। और सरहपा की रचना दोहा कोश आप जानते ही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2
काव्य निर्णय भिखारी दास जो हैं रीतिकाल के जो सर्वांग विवेचक कवि हैं उस श्रेणी में आते हैं। प्रतापगढ़ जनपद के निवासी थे, टेउंगा के। इनके रचे हुए जो 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोड़व पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सचिका, यह सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखें अगला प्रश्न। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? सही उत्तर विकल्प संख्या 4 डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी। ठीक है, देखेंगे प्रश्न संख्या 67। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? सही उत्तर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। साथियों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, ये दोनों इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। इनके निबंध संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं। पंचपात्र परीक्षा में एक आध बार पूछा भी गया है, और पद्यवन। यहाँ एक तथ्य और जान लीजिए कि बख्शी जी ने सरस्वती पत्रिका का भी संपादन 1920 से 1927 ईस्वी तक किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 68 प्रश्न है 68। धूमिल को किस काव्यकृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये भी चर्चित और सरल प्रश्न है। धूमिल जी को कल सुनना मुझे, उनकी जो रचना है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? कल सुनना मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धूमिल जी के बारे में और जान लीजिए कि इनका जो सही नाम था ये सुदामा पांडे था। ठीक है ना, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और संसद से सड़क तक, ये तीनों इन्हीं की रचनाएं हैं। और कल सुनना मुझे के लिए 1979 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये अल्पाव थे, बहुत जल्दी मर गए थे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न 69। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 4 हरिशंकर परसाई। परसाई जी के हास्य व्यंग निबंध आप लोग बहुत पढ़े होंगे। सामान्य रूप से आप देखे होंगे कि जो ये मूल्यगत विसंगतियाँ हैं उन पर इन्होंने व्यंग किया है। वो चाहे राजनीतिक मूल्य हो, चाहे सांस्कृतिक मूल्य हो, या जो पीढ़ीगत मूल्य हैं। अब इनके जो हास्य व्यंग निबंध है संग्रह हैं, भूत के पाँव बहुत चर्चित है, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, ये सब बहुत ही चर्चित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें सही उत्तर क्या है? करबला। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये प्रसाद जी के सभी नाटक हैं। प्रसाद जी के अन्य जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, अजात शत्रु, विशाख, कामना, जन्मेजय का नाग्य, एक घूंट, ठीक है ना, ये सब जितना है प्रसाद का ये नाटक संग्रह, ये सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर इसका विकल्प 1 प्रेमचंद जी ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। साथियों, 1935 ईस्वी में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी, जिसका प्रथम अधिवेशन पेरिस में हुआ। उसमें एम फास्टर सभापति थे, और उसी से प्रभावित होकर इसकी शाखा भारत में जो खुली, प्रगतिशील लेखक संघ। तो 1936 में सज्जाद जहीर एवं मुल्कराज आनंद के प्रयास से ये संस्था खुली। लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। ये जितने मैंने तथ्य बताए ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 72। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? मुकुटधर पांडे, विकल्प ए। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। साथियों, दोनों विश्व युद्ध के बीच में जो ये स्वच्छंद कविता लिखी गई, इसको छायावाद नाम से जाना जाता है।
और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मुकुटधर पांडे जी ने इसको व्यंग्यात्मक रूप में इसका एक नाम दिया, छायावाद कहा कि यह कविता न होकर ये कविता की छाया है, और बाद में यही नाम इसके लिए रूढ़ हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है, केशव कहीं न जाए का कहिए, और जहाँ केशव आ जाता है लोग तुरंत जो है उसको सूरदास जी से जोड़ देते हैं, लेकिन ये किसकी पंक्ति है, केशव कहीं न जाए का कहिए? ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, तुलसी। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, समुझ मन ही मन रहिए। विनय पत्रिका की पंक्ति है ये। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू, नानक, नंददास। तो सही उत्तर विकल्प संख्या 4, नंददास। नंददास तो आप जानते हैं कि ये पुष्टि मार्गी थे। कबीर, दादू, नानक और रैदास, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, सींगाल, मलूक दास, बाबा लाल, सुंदर दास, धर्मदास, रज्जा, पीपा, सेना, धन्ना, ये सब जो है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आते थे। और आप जानते हैं कि संत काव्य किसका दिया हुआ नाम है? ये भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75। इसमें देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है इतिहासकार और नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा आदिकाल को? उन्होंने वीरगाथा काल कहा था। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा था। इस तरह से विकल्प 4 आपका सही हो जाता है। आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में बहुत अच्छा वीडियो पड़ा है चैनल पर, जिसमें जो लेटेस्ट जो विचारक हैं उनके भी अभी कथन, उनका भी नामकरण दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, पहला ही विकल्प आपको सही मिल गया, इति धन आदि। ठीक है ना, इत्यादि में साथियों क्या है, इसका रूल क्या है? ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई और असवर्ण स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है, तो इति धन आदि बराबर इत्यादि। प्रश्न 77 कह रहा है मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प 2 आपका मत्याह। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न 78, सही उत्तर विकल्प संख्या 2 पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हिंदी की बोलियां। इसका भी वीडियो है चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से समझाया गया है, विस्तार से उसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमोहन, जसचंद्रिका, अलखंड और भक्तमाल। भक्तमाल सही उत्तर विकल्प संख्या 4, ये भक्ति काल की रचना है। नाभादास जी ने भक्तमाल लिखा था। ठीक है ना, बाकी जयमोहन जसचंद्रिका मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में लिखी थी। परमाल रासो, जिसको आल्हा खंड कहा जाता है, ये जगनीत जी की प्रसिद्ध रचना है, ये भी आजकल की रचना है। संदेश रासक का भ्रंश साहित्य की रचना है अब्दुल रहमान की, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। किस भाषा में है? ये अपभ्रंश में है। ठीक है, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर इसका विकल्प संख्या आपका 2 स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सरल प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मान लो चर्चा भी हमने की थी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1989। ये साथियों सप्तकों का प्रकाशन वर्ष और उनमें संकलित कवियों का नाम। इससे 1 से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न मैं कहूँगा। अभी आप पेपर देख रहे हैं, इसमें सप्तकों से
2-3 प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत गंभीरता से देख लीजिएगा, इसलिए कि एक एक प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से आपका चयन होना है, उसी से बाहर हो जाना है। तो एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देख लीजिए, और ये ऐसे हैं जब एक बार आपका तैयार हो गया तो कभी भूलता नहीं, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अज्ञेय की रचना है कुरुक्षेत्र, हरिघास पर क्षण भर, हुंकार, पवनदूत। सही उत्तर विकल्प संख्या 2। अज्ञेय की रचना कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। अज्ञेय की और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चिंता, इत्यलम, बावराहेरी, भग्नदूत, कितनी नावों में कितनी बार, सुनहले सवाल, पूर्वा, आंगन के द्वार पर, ये सब परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य संग्रह कौन सा है? पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपते और वासव दत्ता। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, आपका चोखे चौपदे। इनकी और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? हरिओ जी की प्रिय प्रवास, पहले अभी देखिए चर्चा पहले हुई थी, वैदेही वनवास, रस कलश, ये सब परीक्षा के विषय। चोखे चौपदे, चुभते चौबते, ठीक है ना, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 84 साथियों। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 आपका भैरव प्रसाद गुप्त। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 4 भैरव प्रसाद गुप्त। सन 1960 ईस्वी में नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। भैरव प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे। ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी राजकमल प्रकाशन से, ठीक है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बहुत सरल प्रश्न है। इसमें 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये तो हम लोगों को रटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या ये भी जान दीजिएगा कि ये कांडों का नाम जान लीजिएगा। कई बार ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा भाई। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास, रजत, नग, पग, तल में। बहुत ही चर्चित, बहुत ही सरल प्रश्न। सही उत्तर ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। ये किस रचना से है साथियों? ये कामायनी से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास, रजत, नग, पग, तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसमें कामायनी में ईड़ा सर्ग में श्रद्धा द्वारा ईड़ा को ये संबोधित किया गया, कहा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 87। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, इसको प्रतिपादित किसने किया है? तो बहुत सरल प्रश्न है और इनसे कई प्रश्न हो गया। देखो पूरे प्रश्न पत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से इनका एक एक शब्द पढ़ लीजिएगा। आचार्य भरत मुनि, ठीक है ना। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस सूत्र में स्थायी भाव का कथन नहीं है, लेकिन अन्यत्र भरत ने इसको स्पष्ट किया है कि स्थायी भाव विभावाद के द्वारा व्यक्त होकर रसत्व को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसमें 87 का? भरत मुनि। कुवलयानंद के रचयिता कौन हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर है विकल्प 4 अप्पय दीक्षित, ठीक है। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? अप्पय दीक्षित हैं। यहाँ ही जान लीजिए कि यह अलंकार शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। जो बाद के हिंदी आचार्य हैं उनके ऊपर कुवलयानंद का बहुत प्रभाव दिखता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। दृग अर्धत टूटत कुटुम, चूरत चतुर चितप्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरित में कौन सा अलंकार है? निदर्शना, दृष्टांत, असंगत, विभावना। सही उत्तर इसमें है साथियों विकल्प संख्या 3। इसमें कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार है, ठीक है ना। इसमें बिहारी जी का ये बहुत चर्चित दोहा है, इसमें असंगत अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं?
10, 3, 15, 8। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 2। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? 3 काव्य गुण माने हैं। मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, हेमचंद हैं। इन लोगों ने काव्य के 3, आनंदवर्धन जी का अनुकरण करते हुए काव्य के 3 गुणों को माना है। और इनका ही मानना है कि जो ये आचार्य भरत के समय से प्राप्त 10 गुण जो हैं, जिसको 10 गुण काव्य के माना जाता है, वो 10 गुण तीनों जो काव्य गुण हैं, ओज, प्रसाद एवं माधुर्य, उनमें समाहित हैं। तो आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? 3। सही उत्तर इसका विकल्प 2, 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 91। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो इसमें आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। हाँ, तो सही उत्तर इसका है विकल्प 1। देख लीजिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। सही उत्तर विकल्प 1 है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, रात, अंधेरा। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, अंधकार तत्सम रूप है। निम्नलिखित में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, पराजय, इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी, फारसी, मराठी, ब्राह्मी। सही उत्तर विकल्प संख्या 4। साथियों फिर मैं आग्रह करूंगा, देवनागरी लिपि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान परीक्षाओं में है, जान लीजिए। देवनागरी लिपि से संबंधित 1, 2, 3 प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं, तो देवनागरी लिपि से को बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। देवनागरी लिपि का शुरुआत में ही हमने जब पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पर, उसमें एक वीडियो डाला था हमारा, वो बहुत अच्छा पसंद किया गया वीडियो है। आप सर्च करेंगे तो हमारे उस पर मिल जाएगा चैनल पर, उसको आप देख लेंगे। तो देवनागरी लिपि से एक भी प्रश्न उसके बाहर से नहीं पूछा जाता है, उसमें कंप्लीट हमने एक पैकेज दे दिया है एक ही वीडियो में। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, अमीय। अमीय किसका पर्यायवाची है? अमृत का। सद्दल, अरविंद, सरसिज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96। आचार का विलोम क्या है? सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 1, अनाचार। जिसकी आशा न की गई हो। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है? बहुत ध्यान से देखिएगा। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, अनुगृहीत। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। सही उत्तर प्रस्तर। ध्वज, निशान, झंडा, ये सभी जो हैं पताका के पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रस्तर किसका पर्यायवाची है? पत्थर का। ठीक है। प्रश्न संख्या 100, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव और अरुंधति राय। 4 विकल्प है। सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 2, सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा ने कई उपन्यास लिखे हैं, लेकिन मुझे चांद चाहिए इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसमें महात्मा गांधी के संघर्ष की गाथा मुझे चांद चाहिए उपन्यास में है। इनका एक उपन्यास बहुत चर्चित है, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता बहुत अच्छा, बहुत चर्चित उपन्यास है। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता में साथियों दिल्ली के एक शोध छात्र और मथुरा के एक चौकीदार के बहाने बम्बई की बहुत भयानक एवं कुत्सित जो सेक्स की दुनिया है उसका इन्होंने चित्रण किया है। किसमें? दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता में। मुझे चांद चाहिए के लेखक सुरेंद्र वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार परीक्षाओं पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा के उपन्यास भी साथियों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं। इनके 8 उपन्यास हैं, आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा बी आरजू और असंतोष के दिन। ये 8 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें आधा गांव तो बहुत पूछा जाता है, टोपी शुक्ला भी पूछा जाता है,
तो ये सब देख लीजिएगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? साथियों ये सरल प्रश्न है, आपने अगर चंद्रगुप्त पढ़ा होगा तो चंद्रगुप्त में यह गीत संकलित है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इसमें जो एक यवन महिला है, उसमें पात्र कार्नेलिया, उसने भारत की प्रशंसा में गाया है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 103। कवित्र रत्नाकर के रचयिता, कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है साथियों विकल्प संख्या 2, सेनापति। सेनापति रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है कवित्र रत्नाकर। इनकी एक रचना की और चर्चा होती है, काव्यकल्प द्रुम की, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास जी साथियों विट्ठल दास जी के शिष्य थे। सही उत्तर है विट्ठल दास जी। नंददास जो है आपके अष्टछाप के कवियों में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं। सब कवगढ़िया, नंददास, जड़िया, ये गोस्वामी विट्ठल दास जी के शिष्य थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न। सही उत्तर विकल्प 3, डॉक्टर हरजाई प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के ऊपर बहुत लिखा है, कबीर के साथ उन्होंने न्याय किया है। उन्होंने कबीर की भाषा के बारे में कहा है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन गया है तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। ठीक है, तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसका मत है? डॉक्टर हरदयाल प्रसाद द्विवेदी का मत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? सही उत्तर है विद्यापति। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, निराला। निराला जी को मुक्त छंद का प्रणेता माना जाता है। निराला जी ने मनुष्य की तरह कविता के मुक्त की भी बात की। उन्होंने कहा कि जा तू प्रिय छोड़कर बंधनमय छंदों की राह। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। नहीं, पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4। बाकी तीनों कथन आपके सही हैं। छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं पंत जी। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न अगला, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, राम का रूप याद कर लीजिए, बालक का रूप याद कर लीजिए। ये सब ऐसे हैं, इनसे कई रूप चलते हैं, इनसे एक प्रश्न 2 प्रश्न आपको मिलेगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न पर आपको रणनीति बनानी होगी। राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 आपका, रामाभ्याम। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 कह रहा है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। तो इसमें सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 1, उपमा कालिदासस्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 111। साथियों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा कुछ अब तेज चल रहे हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? चूँकि चर्चा होना भी महत्वपूर्ण है। यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, रंगभूमि। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का पात्र है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का 1925 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें जो पात्र सूरदास है, परीक्षा में बहुत बार साथियों पूछा गया है। ये चूँकि एक प्रतिनिधि पात्र है, ये अपने गांव के पास सिगरेट का कारखाना खोलने का विरोध करता है, जिसकी वजह से इसकी मात्रा और बढ़ जाती है और ये चर्चित हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 112। इसमें कह रहा है मिलान करिए। इसमें देखिए 4 रचनाएं दी गई हैं।
चारों आदिकाल की रचनाएं हैं और उनके लेखकों को मिलान करना है। तो सॉरी, लेखक हमने कह दिया। इसमें रचनाकार विसल देव रासो नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो आलखंड जिसको आप लोग कहते हैं जगनिक, और खुमार रासो दलपत विजय। तो सरल प्रश्न है, इस ये सब आपकी जबान पे होना चाहिए। जैसे आप देखिए सट से तुरंत डिसीजन लीजिए, लेकिन बहुत सावधानी से भरिए, बहुत सावधानी से चयन कीजिए। एक भी चूक हुई तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। सरल प्रश्न हमने बताया ना, तो प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या आपका 2, इसी हिसाब से आपकी मैचिंग है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत गेहूँ और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? हम लोग हाई स्कूल की किताब में उसको याद है, इसको पढ़े, गेहूं और गुलाब। इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? सही उत्तर क्या है? पूंजीवाद का। सही उत्तर क्या है? गुलाब जो है पूंजीवाद का प्रतीक है। नहीं, इसमें सही उत्तर साथियों क्षमा करिएगा, गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है ना, पूंजीवाद का प्रतीक नहीं है गुलाब। इसमें जो रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं और गुलाब, साथियों ये 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें गेहूं जो है वो भूख का प्रतीक है और गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, तो क्षमा करिएगा, थोड़ा जल्दबाजी में हम बोल गए, कला और संस्कृति है ना। तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 114। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, बरवय। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। हानूस नाटक के रचनाकार, सही उत्तर भीष्म साहिनी। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहिनी है। भीष्म साहिनी का हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। परीक्षा की दृष्टि से इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। नाटक, हिंदी के पहले नाटक से अब तक जो लिखे जा रहे हैं उन नाटकों की संपूर्ण जो है पैकेज, हमारी अपनी हिंदी जो आपका हमारा चैनल है उस पर प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे नाटक आपको, मुझे लग रहा है कि आप 2-3 घंटे ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरे नाटक आपको मिल जाएंगे। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्रमशः उनका प्रकाशन वर्ष, प्रमुख पात्र तक उसमें हमने चर्चा की है, उसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 116 साथियों। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया था? तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, चूंकि आदिकाल के नामकरण पर बहुत चर्चा हो गई और आगे आप लोग देख लीजिएगा उसको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, संसद से सड़क तक, देखिए धूमिल जी की एक रचना और आ गई। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक रचनाकार है। अगला प्रश्न, शिवा बावनी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? रत्नाकर भूषण ठाकुर आलम। तो सही उत्तर विकल्प संख्या 2, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण। ठीक है, और भूषण के बारे में अभी चर्चा पहले मैंने की थी कि चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र थे, उन्होंने इनको कवि भूषण की उपाधि दी। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। ठीक है ना, तो ये तब से भूषण नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन कथाकार नहीं है? कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, निर्मला जैन। साथियों, निर्मला जैन कथाकार नहीं, मुख्य रूप से क्या है, ये समालोचक, यानी इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, इनका बहुत ही चर्चित आलोचना ग्रंथ है साहित्य का समाज शास्त्रीय चिंतन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा की गई है? तो ये तो सरल प्रश्न है, जायसी, सूर, तुलसी। त्रिवेणी में इन 3 लोगों की समीक्षा की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 चंपू काव्य। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? ये कमलेश्वर जी हैं इसके लेखक। बहुत चर्चित कहानी है राजा निर्वंशिया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहानी है राजा निर्वंशिया, ठीक है ना। 1972 ईस्वी में समांतर कहानी आंदोलन था, इसको कमलेश्वर जी ने चलाकर तमाम नए कहानीकारों, युवा कहानीकारों को इन्होंने आकर्षित किया था। इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं, राजा निर्वंशिया बहुत महत्वपूर्ण, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर का हंस, इतने अच्छे, ये सब इतने अच्छे दिन, ठीक, इतने अच्छे दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका एक बहुत चर्चित उपन्यास है कितने पाकिस्तान, 2003 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर। अगला प्रश्न, रविंद्र कालिया की भी जो ये रविंद्र कालिया कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ जो एक बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, परीक्षा के दृष्टि से है 9 साल छोटी पत्नी, बहुत चर्चित कहानी है इनकी। काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम, इनकी बहुत चर्चित है। तो रविंद्र कालिया भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123, निर्वेद अस्थायी भाव किसका है? निर्वेद साथियों शांत रस का अस्थायी भाव है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? सही उत्तर क्या है? जगते, विकल्प संख्या 1। साथियों अब आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट हो जाना, ठीक है ना, ठीक है। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। तो साथियों आज के वीडियो में टीजीटी उत्तर प्रदेश के जो 2005 में परीक्षा हुई थी उसके हिंदी विषय के 125 प्रश्नों के हल को देखा। प्रयास किया हमने कि तथ्य में कोई गलतियां ना हो। अगर कहीं से कोई गलती है तो उसको आप कमेंट में हमको इंगित कर सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसकी श्रृंखला आप चलेगी और आपको अभी तक के टीजीटी पीजीटी के जो भी परीक्षाएं हुई उनके प्रश्न पत्रों पर हम चर्चा करते हुए आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। परीक्षा के पहले चैनल पर एक तो पूरा पैकेज है ही, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप नोट करते चला करिए। परीक्षा के पहले हम सिलेबस एक बार पूरा आपको रिवाइज कराएंगे। तो फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए। जो भी चैनल पर साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट, एक और सॉल्व पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।